क्लास का हर बच्चा कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि मैं क्लास को टॉप करूं, टॉपर्स को बीट करूं और किसी न किसी सब्जेक्ट में 100% स्कोर करूं। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, इजीली कर सकते हो। आपको अपना 100% देना होगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा और आपके एफर्ट्स से वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। एक दिन में, 4 दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज़ होती है, मैंने जो क्लास में नोटिस किया, हर बार नोटिस करता हूँ क्लास में, ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर स्कूल में आते हैं, क्लासमेट होते हैं, बेंचमेट होते हैं, उनका क्लास का स्कोर है वो एक जैसा रहता है। आपने भी देखा होगा कि आपके बेंचमेट या आपका जो क्लासमेट है उनका स्कोर एक जैसा रहता है आपके साथ। ओके, लेकिन जब आपके एनुअल एग्जाम होते हैं तो वो गैप रह जाता है। 15% उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर उनके 90% है तो आप 75 या 80 पे अटक जाते हो, या आपके 80% है तो उनके 95% के आसपास होते हैं। अब आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि मतलब एक जैसी कोचिंग जा रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, एक जैसा लर्निंग लेवल है, एक जैसा आईक्यू लेवल है, तो ये गैप कहाँ पे रह गया, कहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और हो सकता है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो। अभी की अगर बात करें तो आपके 30 डेज़ के बाद, नियर अबाउट 30 डेज़ के बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और इन एग्ज़ाम में आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 100% स्कोर कर पाओ। लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है इन 30 डेज़ में, क्योंकि ये आपकी फाइनल लैप है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर यहाँ पर आपने ठीक से फोकस कर लिया तो इस बार आप एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हो। तो मैं उन्हीं 11 टिप्स की बात करूँगा। उनमें से कुछ टिप्स है जो हमें करनी है, और कुछ टिप्स है जिनको हमें अवॉइड करना है, यानी कि कुछ है जो हमें डूज हैं और कुछ हमारे डोंट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट की बात कहाँ गई कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास में जिन्होंने टॉप किया है, या फिर जिनके प्री बोर्ड्स के एग्जाम हुए उसमें 40 आउट ऑफ 40 या 30 के आसपास स्कोर, 38 के आसपास स्कोर रहा होगा, तो उनको लगता है कि मेरा तो सब कुछ हो गया। या फिर उन्होंने एक बार जैसे एमसीक्यूज़ की बुक्स है उसको उठाया और उनको लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा आ गया। क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, आपके उनका लेवल थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि वो डाउन लेवल होता है, इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आता है वो फिर फाइनल में डाउन चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ये जो 30 डेज है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसको लेकर के भी मेरे सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, मैंने तो 4 बार रिवीजन कर लिया है, मेरे तो इतने स्कोर आ चुके हैं, मेरे तो इससे नीचे आ ही नहीं सकते। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, हमें हवा में नहीं उड़ना है। आपको अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से, यानी कि प्री बोर्ड ओवर हुए, दोबारा से जीरो से स्टार्ट करनी है। आपको ये सोच के पढ़ना है कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो से रिवाइज करने वाले हो। ओके, पहली चीज़, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद दूसरा है कि हमें ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, या कंपैरिजन नहीं करना है। ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि कई बार हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि जैसे हमारे स्कोर अच्छा नहीं हुआ, डजेंट मैटर। जहाँ पे बच्चे जो प्री बोर्ड में 70 पे स्कोर करते हैं वो 100 स्कोर कर जाते हैं, 95 स्कोर करते हैं जब थियोरटिकल एग्जाम आते हैं आपके। ओके, सब्जेक्टिव एग्जाम आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो 30 डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप, पूरी बाजी पलट सकते हो आप। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि आपको ये करना है। दूसरा ये कि ओवर प्रेशराइज भी फील नहीं करना है। दोनों ही चीज़ें। जैसे ओवर प्रेशराइज में क्या होता है कि हम जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसको प्रेशराइज फील करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हम भूल रहे हैं। आपने चैप्टर रिवाइज किया, उसके बाद आप याद करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि मैं तो भूल गया या भूल गई, कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो किसके कारण होता है कि हम एग्जाम में ओवर थिंकिंग करते हैं एग्जाम को लेकर के, या ओवर प्रेशराइज फील करते हैं। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन क्या होता है कि कुछ बच्चों की आदत होती है जो आपको टेंशन में डाल देंगे कि भाई सर ने बोल दिया उस बुक में से आएगा, बस इतना ही करना है, यार मेरे तो इस बार 40 आएंगे। आप टेंशन में आ जाते हो, मतलब उसकी तैयारी होगी, मेरी तैयारी नहीं है। या फिर आप कंपैरिजन के चक्कर में कि वो 2 बुक ले आया एक्स्ट्रा, कि मैंने ये भी ले ली, एक्स भी ले ली और मैंने वाई भी ले ली, आप एक्स और वाई को उठा लाते हो, आप अपनी एनसीईआरटी को छोड़ देते हो। तो ये कंपैरिजन नहीं करना। आप अपनी स्पीड से जा रहे हो, आपको जिस टीचर के ऊपर, जो भी आपका गाइड है उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कंपैरिजन नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस अपनी प्रिपरेशन को हमें कंटिन्यू करना है। ओके, तीसरी चीज़ जो हमें करना है कि आप अपना स्टडी जोन है वो डिसाइड कीजिए। स्टडी जोन इन द सेंस कि आपका घर में, जैसे आप बेड के ऊपर या फिर जहाँ चेयर टेबल लगा हुआ है, जोड़ने की चेयर टेबल ही हो, बेड के ऊपर बैठ करके आप स्टडी करते हुए, वो आपका स्टडी जोन होना चाहिए। अब जो स्टडी जोन है वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो आपके सामने आपकी डेट शीट होनी चाहिए, प्रॉपर वैसी डेट शीट लगी होनी चाहिए कि कब आपका एग्जाम है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करेगी। ठीक।
दूसरा, आपका टाइम टेबल लगा होना चाहिए उसी जगह पर जहाँ पे आप बैठे बैठे देख पाओ। जो भी वॉल है, दीवार है, वहाँ पे लगा लीजिए। आपकी डेट शीट होनी चाहिए और आपका टाइम टेबल लगा होना चाहिए। ठीक। तीसरी चीज़, वहाँ पर आपका जो भी सिलेबस है वो लगा होना चाहिए। तीनों चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। एक और चीज़, ये डिसाइड कर लीजिए कि वो जो आपका स्टडी जोन है, जहाँ पर बैठ करके आप स्टडी करोगे, वहाँ पर आप मोबाइल नहीं चलाओगे। ओके, ये आपको डिसाइड करना है। यानी कि आपको अगर मोबाइल चलाना है तो आपको किसी सोफे पे, किसी चेयर पे बैठ करके ही चलाना है। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आपका मोबाइल, सेलफोन, वो आपका ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर बैठे तो आपको खुद को कंट्रोल करना है, 2 या 4 दिन कंट्रोल करना है, अपने आप हो जाएगा। कि अगर आपको मोबाइल चलाना है, चाहे 5 मिनट के लिए चलाना है, तो आपको उस जगह पे बैठ करके चलाना नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में ऐसा लगे कि अच्छा 2 मिनट के लिए मुझे करना है, कोई बात नहीं। आपको कुछ पॉइंट्स है वो याद आ रहे हैं कि बाद में मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, तो उसको एक अलग रफ नोटबुक वगैरह पे आप लिख लीजिए कि जब मुझे जो मेरा सेलफोन का टाइम होगा तभी जा करके देखेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम स्टडी जोन को जब डिसाइड नहीं करते तो बीच में 2 मिनट के लिए हम मोबाइल को उठाते हैं, पता ही नहीं चलता कब हम इंस्टाग्राम पे चले गए, कब हम मौज पे चले गए और कब 1 घंटा हो गया। ओके, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको म्यूजिक को सुनना है। म्यूजिक, जैसे इन डेज में प्रेशराइज फील करते हो, थोड़ा सा होता है, टायर्ड भी फील करोगे क्योंकि इतने घंटे आप लगातार स्टडी करोगे, 7-8 आवर्स के आसपास दोगे, स्कूल जा रहे हो, उसके बाद आप स्टडी कर रहे हो, टायर्ड फील करोगे। तो यहाँ पर म्यूजिक को सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। आप अगर एक दिन लगता है, आधा घंटा घंटा लगेगा, अपने सॉन्ग्स है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ऑडियो को सुनना आपको, वीडियो को नहीं सुनना, इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, मौज पे नहीं जाना। ये आप खुद को एक तरीके से बुद्धू बनाने वाली बात है कि आप अगर एक वीडियो पे चले गए तो उस पर आप चलते रहोगे। तो म्यूजिक सुनिए, जरूरी है, रिलैक्स फील करोगे। स्पेशली सोने से पहले सुन सकते हो, स्कूल में आने से पहले सुन सकते हो, स्कूल से जाने के बाद आप जैसे लंच करते हो या डिनर के टाइम सुन सकते हो। फ्रेश फील करोगे, पॉजिटिव वाइब्स आएगी आप में कि हाँ इस बार मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक, तो ये आपको म्यूजिक है वो सुनना है, लेकिन वीडियो को अवॉइड करना है इन दौरान। इसके साथ साथ आपको अपने चैप्टर्स को क्लासीफाई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगा आपके लिए। क्लासीफाई किस सेंस में करना है कि अपने चैप्टर्स को जैसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट्स जो हैं वो ए लगा लीजिए, जैसे आपके सोशल साइंस के लगा लीजिए, 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। ए वो चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक, बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बी लिख लीजिए उनके आगे वो चैप्टर्स जो आपने किए हुए लेकिन एक रिवीजन और देनी है, ठीक। और सी लिख लीजिए जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ है। अब इससे क्या होगा कि आप ए बी सी अगर आपने डिवाइड कर लिए तो उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस कर पाओगे। कि सी चैप्टर्स रहते हैं तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर पाओगे और एक माइंड में टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे गड़बड़ है। तो आपको पता चलेगा कि 7 चैप्टर से 7 में से एक चैप्टर है जिसके आगे सी लगा, इट मीन्स उसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। ओके, तो आपको चैप्टर्स को क्लासीफाई करना है, तो इससे आपका जो वीक पॉइंट है वो दूर हो जाएगा। वीक जो पॉइंट है, वीक जो सब्जेक्ट है, वीक जो टॉपिक है, उसके ऊपर आपका फोकस हो पाएगा। तो आपको चैप्टर्स को क्लासीफाई करना है, आज ही कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें फोकस करना है वो ये कि आपको एनसीईआरटी है उसी को रिवाइज करना है, ठीक। रिवाइज एनसीईआरटी, उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज दी गई वो आपको करनी है। जो एक्सरसाइज में 1 मार्कर क्वेश्चन दिए होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपके वही एज इट इज रहने वाले। इसके साथ साथ जो लेट्स डू दिए होते हैं इन बिटवीन, जो आपके चैप्टर्स के बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक। यानी एनसीईआरटी है उसी में से आपका बोर्ड्स का एग्जाम रहेगा, कहीं पे किंतु परंतु विपट कुछ नहीं है। और उसमें एक्सरसाइज और लेट्स डू इन बिटवीन के जो क्वेश्चन है, जैसे साइंस में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको नहीं छोड़ना है, उनको भी आपको साथ ही साथ करना है, ठीक। उसके बाद आपका रहेगा कि एनसीईआरटी तो हमने कर ली, कि हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। कंसेप्ट इन द सेंस कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इस बार तो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेंगे, ठीक है, एक बुक उठा करके ले आए और उसमें से एमसीक्यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। आपके जो 80% क्वेश्चंस रहेंगे वो कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। कंसेप्ट को अगर समझ लिया, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे। फैक्ट्स वाले नहीं रहेंगे। प्री बोर्ड आपने दे दिया तो उसमें आपने देखा होगा कि फैक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, कंसेप्ट वाले थे। कंसेप्ट आपने समझा, चैप्टर आपने समझा, आपका एग्जाम अच्छा गया। इंग्लिश का एग्जाम देख लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने समरी की थी चैप्टर की और कंसेप्ट को समझा नहीं था। वो जो एमसीक्यूज है वो भी ठीक से नहीं हो पाए थे। तो यहाँ कंसेप्ट है, उसी पे फोकस रखना है आपको। चैप्टर से वो डिटेल में ही करना होगा। सिर्फ एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ, आपके स्टडी का पैटर्न चेंज आपको नहीं करना है, ठीक। एमसीक्यूज डायरेक्ट नहीं करने, क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो आपके चांसेस ये रहेंगे कि आप 90% तो स्कोर कर सकते हो, 100% स्कोर कर पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
यानी कि आपको कंसेप्ट के ऊपर यानी कि डिटेल चैप्टर के ऊपर ही फोकस करना है। उसके बाद अवॉइड कोचिंग क्लासेस। 30 डेज के आसपास आपका टाइम रहता है, कोचिंग क्लासेस को अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए, कर सकते हो तो कीजिए। मेरा जो ओपिनियन रहेगा कि आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास आ रहे हो तो 2 घंटे आपको लग रहे हैं। 2 घंटे का मतलब 30 डेज में 60 घंटे, 60 आवर्स आप एक तरीके से उन बच्चों से कम पढ़ पाओगे जो आपके कंपटीशन में जो compete कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। ये 60 आवर्स बहुत होते हैं। 60 आवर्स में कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप 0 पे हो तो आप हीरो टॉप कर सकते हो। तो यहाँ आपको टाइम मैनेज करना है, तो अपनी कोचिंग क्लासेस को आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए। बहुत हो गया, जो कुछ देना था वो आपको दे चुके हैं टीचर्स, अब आपका टाइम है कि आप आउटपुट दीजिए। ओके, तो कोचिंग क्लासेस को आपको अवॉइड करना है, और अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसको टाइम को मिनिमाइज कीजिए। एक आध सब्जेक्ट को आप कुछ दिनों तक और खींच सकते हो। उसके बाद क्वेश्चंस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर से। आपके 40 में से 40 आ रहे हैं या फिर उसमें से 38 आएंगे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस को कितना समझा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 या 3 क्वेश्चंस इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आपने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं समझा कि वो कह क्या रहा था, उसके ऑप्शंस को ठीक से नहीं समझा और आपने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। जैसे आपके इसमें जो रहेंगे असर्शन वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ऐसा ही रहेगा। आपका क्वेश्चंस को समझ लिया, आंसर आपको वहीं पे मिला हुआ है। ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, वो बहुत मैटर करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार में समझ में नहीं आया क्या पूछा है, आंसर के ऊपर मत चाहिए, उसके बाद दोबारा पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन एक बार क्लियर नहीं हो रहे तो उसको दोबारा रीड कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। शायद आंसर हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन क्वेश्चंस को अगर हमने गड़बड़ कर दिया पढ़ने में तो आंसर्स हम ठीक से नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम रीडिंग ठीक से करें। उसके बाद हमें 5 एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हमारा, टाइम का हमें पता चलेगा, स्पेशली मैथ्स में टाइम का पता चलेगा कि हमारा 90 मिनट्स में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो प्री बोर्ड्स दिए हैं वो ईजी थे, वहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो वहाँ पे टाइम लगेगा आपको क्वेश्चंस को रीड करने में। तो एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो आपके पिक्चर्स आपको दी जाएगी, उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस दिए जाने, तो माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप थोड़ा सा जब रिवीजन करोगे तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ठीक से फोकस कर पाओगे, आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। ओके, आप ठीक तरीके से उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी कि आप एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर है। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करें तो DOE की खुद की वेबसाइट है, उसके ऊपर आंसर की के साथ अवेलेबल है। CBSE की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। ठीक, और मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आज लिंक शेयर कर दिए जाएंगे सभी जो सैम्पल पेपर्स हैं उनके। ओके, तो ये आपको करना है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी ऊपर ले जाओ। उसके बाद आपके लिए रहेगा कि अपने प्लानर को फॉलो करना है। एक प्लानर आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानर होना, क्योंकि जब तक प्लानर नहीं होगा तो हमारी स्पीड स्लो रहती है। हमें जो काम 4 दिन में निपटाना है हम उसको 8 दिन में निपटाएंगे कि हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि हमें खुद की प्रोग्रेस का ही पता नहीं चल रहा ना कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं। तो आपको प्लानर बनाना है। जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो स्ट्रेटजी वीडियो में आप देख लोगे कि कैसे हमें 20 डेज में पहली रिवीजन करनी है। ओके, चाहे वो 10th के हो, 9th के हो, 11th 12th के किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो। फिर नेक्स्ट 6 डेज में सेकेंड रिवीजन करनी है। फिर 1 डेज में हमें सभी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज करनी है। फिर लास्ट 3 डेज में हम मेन सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कैसे करना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, डे में कब कब हमें पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने अलग से डिस्कस किया। तो उस प्लानर को आपको फॉलो करना है। आपसे अगर 100% फॉलो नहीं होता, 80% तो होगा। 80% तो हमारा काम बनता है। अगर प्लानर नहीं होगा तो क्या होगा कि हम ठीक तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि इफ़ यू आर फेल टू प्लान, इट मीन्स दैट यू फेल टू प्लान। मीन्स अगर आपने प्लानिंग करने में फेल हो जाते हो, इसका मतलब आपने फेल होने की प्लानिंग की है। ओके, तो हमें अपने प्लानर के साथ रहना है। वो अपना अलग से बना सकते हो या फिर मैंने जो दिया है उसको आप फॉलो कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए अपनी बेड टाइमिंग्स है, हालांकि एक छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सेट रखना है, यानी आपकी सोने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। हमारी बॉडी क्या है, वो हैबिचुअल हो जाती है जिस भी रूटीन को हम फॉलो करेंगे 15 डेज के बाद। अगर आप 5 घंटे भी सोते हो ना तो भी आपको दिन में आप फ्रेश फील करोगे अगर आपका सोने का टाइम फिक्स होता है।
अगर आप 10 घंटे भी सो जाते हो लेकिन सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो दिन में आपको उबासियाँ आएगी, लेज़ी फील करोगे, आलसी फील करोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको सोने का टाइम फिक्स रखना है, चाहे आप 6 घंटे सोइए, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, 1 घंटे की बात है, एग्जाम डेज में आप कर सकते हो। 7 घंटे सोते हो 7 घंटे सोइए, लेकिन आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 भी हो, जो भी हो आपका, ओके, वो आपको फिक्स रखना है। तो इससे आप फ्रेश फील करोगे और अपनी स्टडी को ठीक से फोकस कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ टिप्स थे जिनको हमें फॉलो करना है ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ। साथ साथ मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किए, आज वैसे मैं 3 वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये था कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम अच्छे से कंसंट्रेट करके अपने जो गोल है, एम है, उसको अचीव कर पाएँ। दूसरी जो वीडियो थी 30 डेज़ की स्ट्रेटजी वीडियो है कि हमें इन 30 डेज़ में कब क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, और किस टाइम हमें पढ़ना है, किस टाइम हमें सोना है, वो, और एक आपकी टाइम टेबल की वीडियो। ओके, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।